चलो देखो, तो अपने लॉ ऑफ मोशन वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हमने फर्स्ट लॉ सीखा था, सेकेंड लॉ सीखा था। फर्स्ट लॉ ने हमको ये बताया था कि किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या मोशन से रेस्ट में लाने के लिए हमको उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड लॉ ने हमको ये बताया कि कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये दो लॉ हमको ये सब इंफॉर्मेशन बताया। लेकिन इन दोनों लॉ से हमको ये पता नहीं चला कि ये फोर्स कैसे अप्लाई होगा। कैसे का मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाया है, तो क्या उस फोर्स का कुछ अफेक्ट मेरे पे भी आने वाला है। तो कैसे ये फोर्स लगता है, ये मेरा पहला लॉ और सेकेंड लॉ नहीं बताता है, तो वो बताता है तुम्हारा थर्ड लॉ। तो यही है पर्पस ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ कि इट टेल्स हाउ द फोर्सेज एक्ट्स ऑन द बॉडीज। अब देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, तुमको ये यहाँ पे पहले लिखना होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। मैंने तुम मानो कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं डैश डैश में। एवरी एक्शन, क्या याद करो कि फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये सबने सुना होगा, यही होता है न्यूटन्स का थर्ड लॉ कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। इक्वल एंड अपोजिट, तो इसको हम लोग फोर्स के टर्म में बोलते हैं कि जब हम किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं या कोई भी अगर एक बॉडी दूसरे बॉडी पे फोर्स लगाता है, तो दूसरा बॉडी पहले बॉडी पे भी उतना ही फोर्स लगाता है, बस अपोजिट डायरेक्शन में। ये तुम्हारा हुआ न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि हम जानते हैं कि अगर मेरे पास ये एक एम मास का ब्लॉक है, या इसको बॉडी बोल लो, और ये अर्थ है, तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर ये मेरा एम मास का बॉडी अर्थ सरफेस के करीब है, तो अर्थ सरफेस इस पे एक फोर्स लगाती है एम इंटू जी। ये सबको पता है, एम इंटू जी, ये इस पे अर्थ फोर्स लगाती है। तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, अगर ये अर्थ उस बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, तो ये बॉडी भी इस अर्थ पे फोर्स लगाएगा, ये बॉडी भी इस अर्थ पे फोर्स लगाएगा उतना ही वैल्यू का, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। देखो यहाँ बोला है कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड, अपोजिट होगा डायरेक्शन। तो अगर अर्थ ने बॉडी पे फोर्स लगाया है नीचे, तो बॉडी अर्थ पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, और कितना, उतना ही एम जी। जितना अर्थ ने लगाया था बॉडी पे, उतना ही बॉडी लगाएगा अर्थ पे। लेकिन हमको ये फोर्स अर्थ पे फील नहीं होता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए ये जो एम जी वाला फोर्स है वो हम पे फील होता है कि अगर हम पे अर्थ फोर्स लगा रहा है, ये हमको दिखता है। दिखता है क्या, हमको फील होता है कि हम नीचे की तरफ गिर जाते हैं। लेकिन हम जो अर्थ पे फोर्स लगाते हैं वो फील नहीं हो पाता है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। तो यही तुम्हारा हुआ न्यूटन्स थर्ड लॉ कि जब भी कोई फोर्स लगता है तो हमेशा वो पेयर में ही लगता है। पेयर में लगने का मतलब क्या हुआ कि अगर एक ने दूसरे पे लगाया है, तो दूसरा भी पहले पे लगाएगा, इक्वल वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन। और ये तुम्हारा न्यूटन्स थर्ड लॉ है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम वाल को पुश करते हैं, जो जो तुम्हारे घर में वाल है, तुम जब उसको फोर्स लगा के पुश करते हो, तो वाल भी तुमको पुश करता है, वाल भी तुमको पुश करता है इक्वल फोर्स से। आप जितना फोर्स से वाल को पुश कर रहे हो, वाल भी आपको उतना ही फोर्स से पुल करता है अपोजिट डायरेक्शन में। और इसीलिए याद देखो सिंपल सा कि जब तुम किसी को थप्पड़ मारते हो, तो चोट तुम्हारे हाथों को भी लगता है। जब तुम किसी को थप्पड़ मारते हो तो चोट तुम्हारे हाथों को भी लगता है। तो वहाँ से भी आप ऐसा समझ सकते हो कि आपने फोर्स लगाया किसी के गाल पे, तो वो गाल ने भी आप पे इक्वल फोर्स लगाया है अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसलिए आपको अपने हाथों पे चोट फील होता है। तो ये तुम्हारा सिंपल कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स है जहाँ पे आपको फील होगा कि हाँ, हमने किसी पे फोर्स लगाया तो वो भी हम पे फोर्स लगा रहा है। जैसे कि अभी आप अपने घर में बैठे होगे बेड पे या फिर चेयर पे या नीचे फ्लोर पे भी बैठे होगे, तो आप फ्लोर को पुश कर रहे हो नीचे की तरफ, आप फ्लोर को पुश कर रहे हो नीचे की तरफ। मतलब आप फोर्स लगा रहे हो फ्लोर पे, तो फ्लोर आप पे फोर्स लगाता है। तो आप फ्लोर को पुश कर रहे हो नीचे की तरफ, आप फ्लोर पे फोर्स लगा रहे हो नीचे, तो फ्लोर आप पे फोर्स लगाता है ऊपर, इक्वल अमाउंट का। ठीक है, जैसे देख लो, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक टेबल है, और इस
टेबल पे हमने एक बुक रखा है, इस टेबल पे हमने एक बुक रखा है, तो हम बोलते हैं कि इस बुक का कुछ मास है, तो इस बुक पे एक अर्थ फोर्स लगा रहा होगा mg, ये पक्का। अब मेरा बुक फॉल नहीं कर रहा है, तो टेबल ने इस बुक पे एक ऊपर फोर्स लगाया होगा और उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, या उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। तो ये जो एम तुम्हारा है ये है नॉर्मल फोर्स, और ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये फोर्स लगा रहा है बुक उस मास पे। तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ, सॉरी बुक नहीं, ये जो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स एन है वो तुम्हारा फोर्स लगा रहा है टेबल उस बुक पे। तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ बुक भी टेबल पे फोर्स लगाएगा, और नीचे की तरफ, मतलब कि ये जो टेबल आप देखो, तो इस टेबल पे बुक लगा रहा है नीचे के फोर्स, नीचे की तरफ नॉर्मल फोर्स, और जितना टेबल लगाएगा बुक पे उतना ही बुक लगाएगा टेबल पे भी, इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये देखो, ये बुक भी टेबल पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा, लेकिन टेबल आपका गिरता नहीं है, क्योंकि इस टेबल पे फिर से जो फ्लोर होगा, जिस फ्लोर पे आपने टेबल को रखा है, वो टेबल इस, या आपने इस टेबल को जिस फ्लोर पे रखा है वो फ्लोर इस टेबल पे एक ऊपर की तरफ फिर से फोर्स लगा रहा होगा, और उसको भी हम नॉर्मल फोर्स ही बोलते हैं, तो उसको नाम है N1 से। तो ऐसे आपका एक पूरा सीक्वेंस चलते जाता है, लेकिन सिंपल सी कहानी ये है कि हमने किसी पे फोर्स लगाया है तो वो भी हम पे इक्वल है, अपोजिट फोर्स लगाता है। इसमें किसी को कोई डाउट? इसका और भी एक सिंपल हो सकता है एग्जाम्पल, कि जब तुम स्प्रिंग को खींचते हो, जब तुम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो, तो दोनों ही केस में तुमको ऐसा फील होता होगा कि स्प्रिंग मेरे पे फोर्स लगा रहा है अपोजिट, इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि हम जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, जैसे मान लो कि हमने जब स्प्रिंग को स्ट्रेच किया इस तरफ, तो स्प्रिंग हम पे फोर्स लगाता है इस तरफ, अपोजिट टू द स्ट्रेच, क्योंकि हमने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया है, तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ स्प्रिंग भी मेरे पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया राइट साइड में, तो स्प्रिंग हम पे फोर्स लगाता है लेफ्ट साइड में, जो तुमको फील भी होता होगा। सिमिलरली जब तुम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो, तो हम जब स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो हम फोर्स लगाएंगे कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो स्प्रिंग हम पे फोर्स लगाएगा राइट साइड में, इक्वल फोर्स। तो ये तुम्हारा हुआ एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसके और भी कुछ होते हैं एग्जाम्पल, जब तुम ऐसा सुना होगा कि जब एक गन से बुलेट फायर होता है तो गन रिक्वाइल होता है। गन क्या होता है, रिक्वाइल होता है, मतलब गन तुम्हारा पीछे की तरफ मूव करता है। तो उसको भी हम कर सकते हैं एक्सप्लेन फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ से, कि जब हम लोग बुलेट फायर करते हैं गन से, जैसे मान लो कि ये कुछ भी ऐसा बुलेट था, ये गन था यार, मान लो इसको गन, मेरे को डायग्राम अच्छा नहीं बनता, मान लो ये गन है, तो जब हमने गन से बुलेट फायर किया तो क्या होता है कि गन फोर्स लगाता है इस बुलेट पे सामने की तरफ, गन फोर्स लगाएगा इस, ये जो अपना था बुलेट उस पे सामने की तरफ, तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ वो बुलेट फोर्स लगाएगा गन पे बैकवर्ड डायरेक्शन में पीछे की तरफ, और इसलिए आपका जो गन होता है ना, वो गन पीछे की तरफ रिक्वाइल करता है। तो इसको भी आप न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो। या फिर जब तुमने ऐसा कहीं देखा होगा कि पानी में जब एक बोट रखा रहता है, जब पानी में एक बोट, जैसे मान लो कि ये बोट रखा हुआ था पानी में, और जब हम लोग इस बोट से जंप मारते हैं, जब हम इस बोट से जंप करते हैं सामने की तरफ, तो हम देखते हैं क्या होता है कि ये बोट पीछे की तरफ चला जाता है पानी में, ये बोट पीछे की तरफ जाता है पानी में। तो आप इसको भी न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब हम जंप मारते हैं सामने की तरफ, तो बोट हम पे फोर्स लगाता है सामने की तरफ। या तुम ऐसे सोच सकते हो, तुम ऐसे सोच सकते हो कि जंप करने के लिए हम बोट पे फोर्स लगाते हैं पीछे की तरफ, और तुम ये फील भी कर सकते हो कि जब तुम जंप करते हो तो तुम बोट को पीछे की तरफ पुश करते हो, तो बोट को पीछे की तरफ पुश करते हो, तो तुमने फोर्स लगाया है बोट पे पीछे की तरफ, तो फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ वो बोट तुम पे फोर्स लगाता है आगे की तरफ, तो तुम जाते हो आगे, और तुमने बोट पे फोर्स लगाया था पीछे, इसलिए बोट जाता है पीछे की तरफ। तो ये भी तुम न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हो। इसके अलावा जो हम लोग सड़क पे वॉक करते हैं, जो हम लोग सड़क पे चलते हैं, वो भी होता है ड्यू टू, या जो हम लोग सड़क पे वॉक करते हैं या दौड़ते हैं, उसको भी हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो कैसे, तो जब हम लोग चलते हैं या जब हम लोग सड़क पे दौड़ते हैं, तो एक्चुअल में तुम लोग कभी ध्यान देना कि हम लोग उस सड़क को पीछे की तरफ पुश करते हैं,
हम लोग उस सड़क को पीछे की तरफ पुश करते हैं। देखो ऐसा कुछ एंगल से हम लोग करते हैं पुश सड़क को, क्योंकि तुम अगर सड़क को पुश नहीं करोगे तो फिर तुम चल नहीं पाओगे। तुम कभी कैसा भी तुम लोग कभी ऐसा देखना, या तुम इसको सिंपल ऐसे कर सकते हो एक्सप्लेन कि अगर हमारे यहाँ फ्लोर नहीं हो, मतलब कि अगर हमारे यहाँ सड़क ना हो या फ्लोर नहीं हो तो फिर हम लोग वॉक नहीं कर पाएंगे, मतलब कि तुम हवा में नहीं चल पाओगे। तुम हवा में, हम तुमको अगर चलने को बोले तो तुम नहीं चल पाओगे। क्यों? क्योंकि हवा में क्योंकि हवा में तुम्हारे पास कुछ पुश करने के लिए नहीं है कि तुम उसको करोगे पुश तो फिर वो तुमको पुश करेगा तो तुम चल पाओगे। तो ये होता है इन द केस ऑफ सड़क या इन द केस ऑफ फ्लोर ओनली, कि हम जब फ्लोर पे रहते हैं तो हम लोग फ्लोर को पुश करते हैं पीछे की तरफ। तो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ मेरे को फ्लोर करता है पुश सामने की तरफ। तो यही तुम्हारा न्यूटन थर्ड लॉ, हम लोग मूव कर पाते हैं। तो कैसे होता है कि हम फ्लोर को करते हैं पुश ऐसे इन बैकवर्ड, तो फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ फ्लोर हमको करता है पुश इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। देखो इस तरफ ये हम हैं, फ्लोर ने पुश किया हमको इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब ये जो मेरा फ्लोर ने हमको पुश किया है तो मतलब ये फोर्स लगाएगा फ्लोर हम पे। अब इस फ्लोर का होता है दो कंपोनेंट, एक होता है आपका हॉरिजॉन्टल और एक आपका होता है वर्टिकल। देखो ये हमने जो आप पे फ्लोर जो फोर्स लगाया है वो कुछ लगाया है एंगल पे, तो इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होता है और इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है। ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ना, देखो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये आपके अर्थ वाले फोर्स को करता है बैलेंस। जो हम लोग बोलते हैं कि देखो कि अगर मान लो कि हम ही चल रहे हैं रास्ते पे तो क्या होता है कि अर्थ हम पे फोर्स लगा रहा है अभी भी, तो इस वर्टिकल वाले कंपोनेंट को बैलेंस करता है जो फ्लोर हम पे फोर्स लगाया है उसका वर्टिकल कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स। उसके बाद इस फ्लोर वाले फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ना, वो हमको फॉरवर्ड मोशन में, वो हमको चलने में हेल्प करता है और उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसीलिए जिस सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता है ना, आप वहाँ पे चल नहीं पाते हो, आप वहाँ पे फिसल जाते हो, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स सफिशियंट नहीं होता है। तो वो फ्रिक्शनल फोर्स ही हमको चलने में हेल्प करता है। और वो फ्रिक्शनल फोर्स आता कहाँ है? फ्रॉम कॉन्टेक्ट, मतलब वो जो फ्लोर हम पे फोर्स लगाता है, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और उसका दो होता है कंपोनेंट, एक नॉर्मल और एक हॉरिजॉन्टल। तो नॉर्मल मेरे वेट को बैलेंस करता है और फ्रिक्शन हमको चलने में हेल्प करता है। तो ये तुम्हारा हो गया। यहाँ भी न्यूटन थर्ड लॉ का हम देख पाते हैं कि ये जो फ्लोर हम पे फोर्स लगाया है उसी के चलते हम लोग सड़क पे चल पाते हैं। अगर सड़क ना रहे तो फिर हम लोग हवा में नहीं चल पाएंगे। सिंपल सी कहानी है। सेम सेम होता है पर तुम्हारा कार ऑल्सो, की कार अगर तुम चाहते हो कि कार हम हवा में चलाएं, उसका चक्का घुमाएं, तो फिर वो तुम्हारा चक्का घूमेगा फिर भी तुम्हारा कार सामने की तरफ नहीं जाएगा। तो तो कार को भी चलने के लिए, मूव करने के लिए तुमको ऐसा फ्लोर चाहिए, सड़क चाहिए। क्योंकि जब कार का चक्का घूमता है तो वो सड़क को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है, तो सड़क उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करता है। तो उसका एक कंपोनेंट उसके अर्थ वाले फोर्स को करता है बैलेंस और एक कंपोनेंट उसको हॉरिजॉन्टल मोशन देता है। इसलिए तुम कभी ध्यान से तुम देखना कि हम जब चलते हैं तो हम लोग सड़क को थोड़ा कम फोर्स से पुश करते हैं, और जब हम दौड़ते हैं तो हम ज़्यादा फोर्स से सड़क को पुश करते हैं। या जब तुम ज़्यादा तेज चलना चाहते हो तो तुम उतना ज़्यादा फोर्स से सड़क को पुश करते हो, क्योंकि तुम जितने फोर्स से सड़क को पुश करोगे सड़क भी तुमको उतना ही फोर्स से पुश करेगा। तो फोर्स जितना ज़्यादा होगा तुम्हारा मोशन उतना ज़्यादा तेज हो पाएगा। तो ये तुम्हारा सिंपल कुछ ऐसा नॉलेज है जिसको तुम लोग अपने रियल लाइफ में देख सकते हो। या देखो कि जब तुमने सबने ये किया होगा कि जब हम लोग एक बैलून में हवा फिल करते हैं, जब हम लोग एक बैलून में हवा भरते हैं और उसको जब हम छोड़ देते हैं तो देखना क्या होता है कि वो रूम में, देखना कुछ रूम में ऐसा जिगजैग मोशन करता है। बैलून में जब हम लोग हवा भरते हैं और छोड़ते हैं क्या होता है, रूम में कुछ ऐसा 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 वो रैंडमली फ्लाई करता है। तो उसको भी हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर पाएंगे। कैसे? कि जब हम लोग बैलून में हवा भर के छोड़ देते हैं खुला उसको, तो क्या होता है कि हवा हवा उस बैलून से बाहर आता है, हवा उस बैलून से आता है बाहर की तरफ, बाहर आता है ना विथ हाई स्पीड। देखना कि जब तुम बैलून को फिल करके छोड़ दोगे तो तुमको ऐसा फील होगा कि उस बैलून से हवा बाहर की तरफ आ रहा है। तो होता क्या है कि वो बैलून जो है वो हवा को पुश करता है बाहर की तरफ। जैसे देखो, मान लो कि अगर ये बैलून था, ये मान लो इसको बैलून था और इसमें ये होल था, इससे हवा बाहर आ सकता है। तो बैलून हवा को पुश करता है बाहर की तरफ
मतलब उसने हवा पे फोर्स लगाया है कुछ ऐसे मान लो पीछे की तरफ, तो सिमिलरली फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ जो हवा था वो लगाता है फोर्स इस बैलून पे ऊपर की तरफ या सामने की तरफ, और इसलिए जो तुम्हारा बैलून था वो सामने की तरफ मूव करता है। अब वो जो तुम्हारा फोर्स होता है वो किसी एक पर्टिकुलर तरफ में नहीं हो पाता है, इसलिए जो मेरा बैलून का मोशन होता है वो होता है जिगजैग मोशन। लेकिन वहाँ सिंपल सी कहानी यही है कि बैलून हवा पे फोर्स लगाता है तो हवा भी बैलून पे फोर्स लगाता है, तो इसलिए हवा आता है पीछे की तरफ तो आपका जो बैलून जाएगा वो जाता है सामने की तरफ, और वो रूम में आपका जिगजैग मोशन में वो घूमता है। और इसी प्रिंसिपल पे रॉकेट काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे रॉकेट भी काम करता है कि तुमने देखा होगा कि जब हमारे आसपास से ऐसा कभी ऊपर से रॉकेट जाता है तो हमको ऐसा दिखता है कि उसके पीछे तुमको देखना तुमको धुआं धुआं दिखता है, तो एक्चुअल में धुआं वो होता है कि वहाँ फ्यूल बर्न करता है। तो होता ये है कि उस रॉकेट में फ्यूल होता है तो वो फ्यूल बर्न करता है, और फ्यूल बर्न करने के चलते उसमें रॉकेट के पीछे नोजल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं। तो उस नोजल से हाई स्पीड में हॉट गैसेज बाहर आते हैं क्योंकि वहाँ फ्यूल बर्न करता है ना, तो फ्यूल बर्न करने से वहाँ पे हॉट गैस होता है प्रोड्यूस, और वो हॉट गैस नोजल से बहुत ही हाई स्पीड से बाहर आता है। मतलब देखो, मतलब कि अगर ये हम रॉकेट बनाए हैं, समझ लो कि ये रॉकेट है, तो यहाँ पे होते हैं नोजल्स, बहुत स्मॉल स्मॉल होल्स होते हैं पीछे की तरफ, और यहाँ से हाई स्पीड से हॉट गैस बाहर आते हैं। तो मतलब हो क्या रहा है कि ये जो अंदर का रॉकेट के अंदर का इन्वायरमेंट था वो उस हॉट गैस पे फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, तो गैस बाहर आते हैं। एंड फ्रॉम न्यूटन्स थर्ड लॉ वो जो गैस बाहर आ रहे थे वो उस पर फोर्स लगाएंगे सामने की तरफ, तो रॉकेट पे फोर्स लगता है सामने की तरफ, तो इसलिए तुम्हारा रॉकेट सामने की तरफ मूव कर पाता है। तो रॉकेट इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है तुम्हारा, उसको हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ से एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपल्सन मेथड। तुमने अब कभी ऐसा सुना होगा, इसको बोलते हैं रॉकेट प्रोपल्सन, कि हॉट गैस बाहर आएगा फिर वो हॉट गैस रॉकेट को पुश करेगा पीछे की तरफ। तो ये सब तुम्हारा हुआ सिंपल तुम्हारा कुछ एक्सपेरिमेंट्स बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसमें किसी को कोई डाउट है? ओके, तो तुम लोग एक बार आप जाके अपने बुक में यही सब तुम्हारे एग्जाम्पल्स दिए हैं उसको तुम लोग एक बार रीड कर लेना, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन खत्म हो गया, कुछ डाउट हो तो पूछ लो।